स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो कारक, देखिए प्रकाश संश्लेषण को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो है प्रकाश, लाइट। नेचुरली प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक। अब प्रकाश कैसे प्रभावित करेगा, तो अपने को तीन चीजें आनी चाहिए यहां पर, है ना। तीन चीजें, कौन कौन सी तीन चीजें आनी चाहिए? नंबर 1 दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइट। दूसरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और तीसरा ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट वन है क्वालिटी ऑफ लाइट। राइट, प्रकाश की क्वालिटी। प्रकाश किस क्वालिटी का है ना, प्रकाश की क्वालिटी। तो याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा, उसके बाद नीला प्रकाश व सबसे कम नीले प्रकाश, सबसे कम हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण हरे प्रकाश में होता है। ठीक है, मतलब रेड में सबसे ज्यादा, उसके बाद नीला प्रकाश, और फिर उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम प्रकाश संश्लेषण हरे प्रकाश में होता है। ठीक है, अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की दर की बात हो रही है तो लाल में सबसे ज्यादा, लेकिन अवशोषण की बात हो रही है तो अवशोषण नीले लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा, नीले लाल, पहला नीला आएगा, नीला फिर उसके बाद लाल आएगा। यहां पर प्रकाश संश्लेषण की दर की बात हो रही तो पहले लाल और बाद में नीला। अवशोषण नीले लाल प्रकाश में सबसे अधिक। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी ऑफ लाइट है ना, क्वालिटी ऑफ लाइट याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नाउ ये तो बात हुई क्वालिटी ऑफ लाइट की। दूसरा फैक्टर आते हैं और वो आता है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट। इंटेंसिटी का मतलब समझते हैं, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। याद रखना, तीव्र प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है ना, लेकिन एक सीमा तक, लेकिन एक सीमा तक।
लेकिन एक सीमा तक। बहुत अधिक प्रकाश तीव्रता में, बहुत अधिक प्रकाश तीव्रता में क्या हो जाता है, डेट इज फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। बहुत अधिक प्रकाश तीव्रता में क्लोरोफिल का प्रकाश अपघटन हो जाता है। अपघटन यानी कि फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसे सोलराइजेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सोलराइजेशन कहते हैं। तो तीव्र प्रकाश में, प्रकाश तीव्रता में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, लेकिन एक सीमा तक। बहुत अधिक प्रकाश तीव्रता हो जाएगी तो क्लोरोफिल का प्रकाश अपघटन हो जाएगा, और इसे हम क्या कह देते हैं, सोलराइजेशन कह देते हैं। ठीक है। नाउ याद रखना, जब प्रकाश तीव्रता की बात चल रही है तो हीलियोफाइट्स जो सन लविंग प्लांट्स हैं, सन लिविंग प्लांट्स में अधिक प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। और शियोफाइट्स क्या होते हैं, शेड लविंग प्लांट्स। प्लांट्स में, शेड लिविंग प्लांट्स में अधिक तीव्रता पर कम प्रकाश संश्लेषण होता है। क्योंकि नाम भी दर्शा रहा है ना, शियोफाइट्स, शेड लिविंग प्लांट्स, है ना, छाया प्रिय पादप, और ये क्या है, प्रकाश प्रिय पादप। ठीक है। शेड लिविंग प्लांट्स में अधिक तीव्रता पर कम प्रकाश संश्लेषण होगा, और सन लिविंग प्लांट्स में अधिक प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, अधिक होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ बताना जरूरी है, प्रकाश संतुलन बिंदु। ये प्रकाश संतुलन बिंदु क्या होता है, लाइट कंपनसेशन पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट कंपनसेशन पॉइंट। यह बिंदु रोजाना सुबह व शाम को स्थापित होता है। यह बिंदु रोजाना सुबह व शाम को क्या होता है, स्थापित होता है। इस बिंदु पर प्रकाश संश्लेषण की दर व श्वसन की दर समान हो जाती है। इस बिंदु पर प्रकाश संश्लेषण की दर व श्वसन की दर क्या हो जाती है, समान हो जाती है। इस बिंदु पर कोई
गैसीय आदान प्रदान नहीं होता, गैसीय आदान प्रदान नहीं होता, इस बिंदु पर कोई वृद्धि नहीं होती। यदि इस बिंदु पर पादप को लंबे समय तक रख दिया जाए तो पादप की मृत्यु हो जाएगी। यदि एक कंडीशन है, यदि पादप को इस बिंदु पर लंबे समय तक रख दिया जाए तो उस पादप की मृत्यु हो जाएगी। तो उस पादप की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ये होता है लाइट कंपनसेशन पॉइंट, है ना। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि लाइट कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है। ऑलराइट, तो ये था लाइट की इंटेंसिटी। अब आ जाते हैं लाइट ड्यूरेशन। लाइट ड्यूरेशन, प्रकाश काल, है ना। याद रखना, सतत प्रकाश यानी कि कंटिन्यूअस लाइट की अपेक्षा आंतरायिक प्रकाश मालूम है ना, लाइट और डार्क। आंतरिक प्रकाश इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट लाइट। पहले भी बताया हुआ है आपको, इंटरमिटेंट लाइट की अपेक्षा आंतरिक प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। ठीक है, आंतरिक प्रकाश में ज़्यादा होता है। दूसरा याद रखना, प्रकाश काल पादपों में पुष्पन के लिए भी अनिवार्य होता है। पुष्पन के लिए भी अनिवार्य और प्रकाश काल के आधार पर ही पादपों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रकाश काल के आधार पर ही पादपों को 3 श्रेणियों के अंदर क्या किया गया है भाई? विभक्त किया गया है। कौन कौन से 3 कंडीशन कौन सी है? कौन सी 3 कंडीशन है? नंबर 1 मतलब पादप की 3 श्रेणी कौन सी है? तो लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स। फिर SDP, शॉर्ट डे प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स। मतलब दिवस उदासीन पादप, लघु दिवसीय पादप, और दीर्घकाली पादप। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, लाइट का ड्यूरेशन भी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं
कि लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और लाइट का ड्यूरेशन प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। नाउ दूसरा फैक्टर है CO2। CO2 भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। CO2 एक सीमाकारी कारक है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको सीमाकारी कारक का नियम पढ़ाने वाला हूं, 15 मिनट पेशेंस रखिएगा। लिमिटिंग फैक्टर है। अच्छा, यहां पर एक नोट डालना चाहूंगा। C4 पादपों के लिए CO2 सीमाकारी कारक नहीं है। C4 पादपों के लिए CO2 सीमाकारी कारक नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। CO2 का प्रतिशत कितना है एनवायरनमेंट में, तो 0.03% है या 300 ppm। यदि अभी जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, यदि अभी उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को 20 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो भी प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। अभी जो कंसंट्रेशन है उसको 20 गुना बढ़ा दो तो भी प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। याद रखें, एक CO2 संतुलन बिंदु होता है। CO2 कंपनसेशन पॉइंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको CO2 की जगह पर प्रकाश संतुलन बिंदु पढ़ाया था। ये क्या है? CO2 संतुलन बिंदु है ना, याद रखना। ये क्या है? CO2 सांद्रता जिस पर CO2 सांद्रता, या वह बिंदु, हम ये कहेंगे वह बिंदु जिस पर प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली CO2 है ना, प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली CO2 व श्वसन में मुक्त होने वाली CO2 की मात्रा बराबर हो जाए तो ऐसे बिंदु को CO2 संतुलन बिंदु कहते हैं। CO2 संतुलन बिंदु कहते हैं। क्या कहा मैंने? प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली CO2 व श्वसन में मुक्त होने वाली CO2 की मात्रा बराबर हो जाए। प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली CO2 व श्वसन में मुक्त होने वाली CO2 की मात्रा बराबर हो जाए तो ऐसे बिंदु को CO2 संतुलन बिंदु कहते हैं। याद रखना है कि C3 पादपों के लिए CO2 संतुलन बिंदु आपको पढ़ाया था मैंने 50 से 150 ppm, और C4 पादपों के लिए CO2
संतुलन बिंदु 2 से 10 ppm के बीच। ppm बोले तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, CO2 की बहुत अधिक सांद्रता होने पर रंध्र आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं, आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं। CO2 की बहुत अधिक सांद्रता होने पर रंध्र आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पार्शियल क्लोजर, पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एट वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2। ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब CO2 हो गया, अब तीसरा फैक्टर और आ रहा है और वो है थर्ड फैक्टर, तापमान, टेम्परेचर। प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूल ताप 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। बहुत कम तापमान व बहुत अधिक तापमान पर प्रकाश संश्लेषण संदमित हो जाता है, क्योंकि एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। क्योंकि एंजाइम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। क्योंकि एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, संदमित हो जाता है क्योंकि एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। बहुत कम तापमान व बहुत अधिक तापमान पर प्रकाश संश्लेषण संदमित हो जाता है क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना। हालांकि कई सारे पादप ऐसे हैं जो बहुत कम तापमान पर और बहुत अधिक तापमान पर भी ग्रो करते हैं। हालांकि कुछ पादप बहुत अधिक तापमान व कुछ पादप बहुत कम तापमान पर भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो तीसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है, तापमान का है। जैसे कॉनिफर्स वगैरह हैं, कई सारे कॉनिफर्स वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। या ऑसिलेटोरिया वगैरह जो हैं, कुछ ऐसे शैवाल वगैरह हैं जो 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पे भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कई सारे ऐसे पादप जो मरुस्थलीय पादप हैं वो अधिक 55 डिग्री तापमान के ऊपर भी कर लेते हैं, है ना। तो तापमान अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। चलो चौथा, O2। याद रखना, O2 की अधिक सांद्रता C3 पादपों में, C4 में नहीं, C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण को संदमित करती है। O2 की अधिक सांद्रता C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण को संदमित करती है। इससे
वारबर्ग प्रभाव कहते हैं, वारबर्ग प्रभाव कहते हैं। इन C3 पादपों में O2 की अधिक सांद्रता पर एक वेस्टफुल फिनोमिनन चालू हो जाता है, जिसे प्रकाश श्वसन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन। जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। O2। अब है वाटर। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, जल की कमी होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं व गैसीय आदान प्रदान नहीं हो पाता, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक है। जल की कमी होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं, वो गैसीय आदान प्रदान नहीं हो सकता है। ठीक है। कुछ इंटरनल फैक्टर भी है। इंटरनल फैक्टर, जैसे इंटरनल फैक्टर के अंदर, ये तो सब एक्सटर्नल फैक्टर थे। इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। इंटरनल फैक्टर के अंदर जैसे प्रकाश संश्लेषी उत्पाद, याद रखना, प्रकाश संश्लेषी उत्पादों के इकट्ठा हो जाने से भी प्रकाश संश्लेषी उत्पादों के इकट्ठा हो जाने से भी प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ठीक है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद बनते हैं वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे पत्तियों ने भोजन बनाया, तो पत्तियों से भोजन फ्लोएम के द्वारा सोर्स से सिंक, सुना है कभी? सोर्स से सिंक, जहाँ बनता है वो सोर्स नीचे जाता है, भूमिगत भागों में वो सिंक है, तो सोर्स से सिंक के ऊपर पहुंचना चाहिए, राइट। सोर्स से सिंक के पास में पहुंचना चाहिए। यदि वो एक्यूमुलेट हो गए वहाँ पर तो प्रकाश संश्लेषण अफेक्टेड होगा। ठीक है। और एक और 7वां कारक है, इंटरनल फैक्टर है, और वो है क्लोरोफिल। यदि पादपों में क्लोरोफिल का कंटेंट अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी अधिक होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को ट्रैप करेगा और प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये याद रखना। एक और फैक्टर बताना चाहता हूँ, DCMU, डाई क्लोरोफिनाइल डाई मिथाइल यूरिया। ये क्या है? फोटोसिंथेटिक पॉइजन है। प्रकाश संश्लेषी विष है।
प्रकाश संश्लेषी विषय। जानते हो ये जो फोटोसिंथेटिक पॉइजन है ये क्या करता है, ये नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन और जेड स्कीम आपने पढ़ी है ना, और रोक देता है। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या जेड स्कीम को रोक देता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना। अब एक और चीज, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, ब्लैकमैन ने, ब्लैकमैन्स ने दिया, है ना। ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक नियम, ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक नियम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, यह नियम लीबेग के न्यूनता, है ना, न्यूनता, लीबेग के न्यूनता कारक नियम का ही रूपांतरण है ना, लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर, लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर। लीबेग ने न्यूनता कारक नियम दिया था, उसी को आजकल मॉडिफाइड स्वरूप के अंदर सीमाकारी कारक नियम कहते हैं, जो ब्लैकमैन ने बताया। अब ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है, जब कोई क्रिया अपने अधिकतम वेग से चल रही होती है एवं उस क्रिया में अनेक, जब कोई क्रिया अपने अधिकतम वेग से चल रही होती है एवं उस क्रिया में अनेक कारक उपस्थित होते हैं, तो उस क्रिया की दर का नियमन उस कारक द्वारा होता है जो सबसे सीमित मात्रा में होता है। जैसे CO2, है ना। when a reaction is actually going on, है ना, at its highest velocity, ठीक है, जब कोई क्रिया अपनी अधिकतम वेग से चल रही होती है, वो उस क्रिया में अनेक कारक उपस्थित होते हैं, तो फिर उस क्रिया की दर का जो नियमन है, उस क्रिया की दर का नियमन, the regulation of that reaction will be done by that factor which is present in the slowest pace, है ना। when a reaction is going to its rapidity, when a reaction is going with its highest rapidity and it is controlled by many factors, then the rate of that reaction will be controlled by that factor which is present in the slowest pace. इसी को हम क्या कह देते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कह देते हैं। जैसे CO2 सबसे बढ़िया सीमाकारी कारक है, हाँ वो बात अलग है कि जैसे C4 पाथपो के लिए CO2 एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है ना। C4 पाथपो, C3 के लिए तो है लेकिन C4 पाथपो के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ में आज हमारा जो एक बड़ा टॉपिक चल रहा था प्लांट फिजियोलॉजी का, दैट इज़ नॉन एज द फोटोसिंथेसिस, वो आज हम लोगों ने
कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और फिर हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही।